हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीना सेठी। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी किन बातों के कारण जो बच्चा है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। बच्चे को जन्मजात कुछ विकार होते हैं, वो या तो मेंटली या फिजिकली स्पेशली चैलेंज बच्चा पैदा होता है, तो उसको जैसे कि सब लोग कह देते हैं हैंडीकैप्ड, हमें उसे हैंडीकैप्ड नहीं कहना चाहिए या हमें उसे मंद बुद्धि भी नहीं कहना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वो स्पेशली चैलेंज बच्चा है। तो क्योंकि उसमें अगर एक चीज में कमी है तो दूसरी चीज में वो आगे भी हो सकता है। तो आपने ध्यान देना है कि ऐसा क्या होता है या किन कारणों से बेबी जो है स्पेशली चैलेंज पैदा होते हैं और कितने तरह से स्पेशली चैलेंज बच्चे हो सकते हैं। देखो, जब किसी बच्चे में पैदा होते ही यानी कि वो अपने माँ के पेट से जब पैदा हुआ है उसी समय उसमें कोई विकार है तो उसे हम बोलते हैं जन्मजात विकार या हम उसको कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल डिफेक्ट, दूसरा मेंटल डिफेक्ट्स। फिजिकल में आप देखते हैं कि बच्चे की उंगलियां प्रॉपर नहीं होंगी या उसका कोई लिम्ब इनकम्प्लीट होगा या उसका पांव इनकम्प्लीट होगा या छोटा या बड़ा पांव होगा या उसका कोई और जैसे नोज उसकी काफी बैठी हुई होगी या उसका माथा प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा या उसका सिर बैठा हुआ होगा। उसके किसी ना किसी फिजिकल पार्ट पे आप देखेंगे उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम फिजिकल डिफेक्ट में हम काउंट करते हैं। लेकिन मेंटल में आपने देखा होगा या तो उसके सुनने की जो एबिलिटी है वो नहीं होगी या बोलने की एबिलिटी नहीं होगी या आंखों से देखने की नहीं होगी या उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा या उसके हार्ट की रेट कांस्टेंट नहीं होगी, हार्ट में कोई होल भी हो सकता है या लीवर इनकम्प्लीट होगा। या हम देखते हैं कई तरह से बच्चे जो है इस तरीके से पैदा होते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले, ब्लू बेबीज, कई तरह के इस तरह से विकार होते हैं जो कि रियली वेरी सैड होता है। और अगर हम चाहें तो अपनी छोटी छोटी सी अवेयरनेस से और छोटी छोटी गलतियों को रोक के हम कम से कम इसको 100% तो नहीं पर हम इसको कम तो कर सकते हैं कि बच्चे में जन्मजात विकार ना हो। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब कुछ तो कारण होते हैं इसमें जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके क्लोज रिलेशन में आपके पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को या उनके ब्रदर्स को, आपके किसी ब्रदर को कुछ इस तरह का डिफेक्ट है तो आपके बेबी में भी वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में आपको प्रेगनेंसी होने के बाद फर्स्ट सेकेंड वीक में ही डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है, डॉक्टर से सारी बात डिस्कस करनी है ताकि डॉक्टर उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड से एक अपनी पूरी निगरानी रख सके कि आपके बेबी में अगर वो विकार आ रहे हैं तो वो उनका प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट कर सकें और उनके टेस्टिंग वो कर सकें। इसके बाद हेरिडिटरी, जेनेटिक्स और हेरिडिटरी ऑलमोस्ट सेम थिंग कि वो आपकी पूरी अगर लाइन में ही चलते आ रहे हैं तो आपके बेबी को भी वो डिफेक्ट होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा जो देखा गया है वो है विटामिन डी की कमी। बहुत सारे आजकल इस तरीके से माहौल हो गया है कि जो हम हैं ऑफिस और हमारे रूम्स वो सब ऑलमोस्ट एसी होते हैं, हमारी गाड़ियां एसी होते हैं, हम सनलाइट में जाते ही नहीं है तो हमारी अपनी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। तो प्रेगनेंसी में जो बेबी होता है उसमें भी विटामिन डी की कमी होती है जिससे उसकी बोन्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने इन सब चीजों को ध्यान देना है। और मेडिसिन, अगर आप अनप्रिस्क्राइब्ड यानी कि डॉक्टर के बिना बताए कोई अपने आप से कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेते हैं तो ये भी बहुत बार यही एक कारण होता है कि आपने बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई हाई पोटेंसी वाली आपने टैबलेट ले ली और उसका सीधा इम्पैक्ट, क्योंकि जो भी आप दवाई लेते हैं वो आपके ब्लड में जाती है और ब्लड से वो प्लेसेंटा के थ्रू आपके बेबी में ट्रांसफर होती है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिना कोई दवाई आपने नहीं खानी है। और मेंटल हेल्थ ऑफ मदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिए। मैं एक ऐसा एग्जांपल जानती हूँ कि एक लेडी एक बार प्रेग्नेंट थी और उसको एक बेबी गर्ल हुई, दूसरी बार वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हूं, लेकिन वो हो गई। तो उसने उसको मिसकैरेज भी नहीं किया और उसको कंटिन्यू किया 9 मंथ तक। लेकिन एवरी टाइम शी वाज अंडर टेंशन कि भाई मैंने इतना जल्दी क्यों हो गया, ये अभी नहीं होता, 1 साल रुक के होता तो अच्छा था। शी वाज ऑलवेज इन दिस टेंशन। इस टेंशन की वजह से उस बेबी ने 9 मंथ तक तो सरवाइव किया, लेकिन जैसे ही वो डिलीवरी हुई वो उसके बाद विद इन
2-4 आवर्स उसकी डेथ हो गई। तो जो हम सोचते हैं, जो हम कैरी करते हैं अपने दिमाग में, जो हम टेंशन अपने दिमाग में रखते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बेबी के ऊपर होता है। तो प्लीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म में रखिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। आप अननेसेसरी फैमिली की, ऑफिस की टेंशन को कैरी मत करिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कैरी ऑल टेंशन। अवॉइड ऑल दिस टेंशन। After 9 months you can carry all these tension, but right now please you have to escape from these tensions. फिर अगर आपकी एज 35 या उससे बड़ी एज में आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो आपके बॉडी में हार्मोन लेवल बहुत कम होता है, आपकी एजिंग हो चुकी होती है, जो कि आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एजिंग आपको बाहर से देखने में पता नहीं चलती। बाहर से हो सकता है आप उतने ही यंग और उतनी आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो, आप बहुत इनोसेंट दिखते हो, आप 35 से कम दिखते हो, लेकिन इंटरनली जो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एज है वो तो हो ही चुकी होती है, हार्मोन्स की, ग्लैंड्स की एज हो चुकी होती है। तो बिफोर कंसीविंग you have to consult doctor, और 3 month before you have to start your treatment। आपको फोलिक एसिड लेने हैं, आपको HB लेवल इंक्रीज करना है, और आपको जो डॉक्टर एडवाइस करें आपने उन सबको फॉलो करना है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनसे आपको अपने आप को बचाना है, और साथ में आपने क्या करना है। मतलब अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते और आप एक नॉर्मल फीमेल हैं, आपने एक नॉर्मल प्रेगनेंसी ली है, आपकी एज भी ज्यादा नहीं है, आपके जेनेटिक हेरिडिटरी में भी कोई इस तरह का केस नहीं है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फिर क्यों कभी कभी नॉर्मल लेडीज को भी इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं जो कि या तो फिजिकल या मेंटली उनमें कोई डिसऑर्डर होता है। तो एक उसका रीजन होता है बैलेंस डाइट की कमी, यानी कि वो बैलेंस्ड डाइट नहीं लेती, खासतौर से फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो ओवर पैम्पर्ड होती हैं, जिससे वो एक ही चुन लेती हैं कि मेरे को या तो मीठा ही खाना है, या मेरे को नमकीन ही खाना है, या मेरे को खट्टा ही खाना है, जो कि सही नहीं है। आप अपने खाने में जंक फूड को छोड़िए, पैकेट फूड, एरिएटेड ड्रिंक्स को छोड़ के आप घर का बना हुआ पौष्टिक खाना लीजिए। अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल, सैलेड, फ्रूट्स, मिल्क, और साथ में जो आपकी जितनी गुड डाइट्स हैं, मिनरल वाली डाइट्स हैं, वो आपने सारी लेनी है। और आपने दालों का जरूर सेवन करना है। ऐसे नहीं, चाहे वो आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप वन और अदर फॉर्म में, बॉइल्ड नहीं तो आप उसको फ्राई करके, अगर वो भी अच्छी नहीं लग रही तो आटे में आप दाल को अच्छे से लगा लीजिए, मतलब दाल में ही आटा गूंद लीजिए और फिर आप उसकी चपाती बना के खाइए। अल्टीमेटली आपकी बॉडी में बैलेंस्ड डाइट जानी चाहिए, जो कि हेल्पफुल होती है आपके हार्मोन्स को सही प्रॉपर बैलेंस रखने में। और हार्मोन्स प्रॉपर बैलेंस होंगे आपकी बॉडी में तो आपके बेबी का डेवलपमेंट बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है रेगुलर चेकअप। कुछ लेडीज रेगुलर चेकअप से बचती हैं, या उनके घर की कुछ टेंशन्स होती हैं कि नहीं एवरीथिंग इज नॉर्मल, या आप क्यों डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हो। ऐसा नहीं है। एट एनी स्टेज कभी भी आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते रहिए और डॉक्टर के सुपरविजन में रहिए। आपकी डाइट में आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी, इन 3 चीजों की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स आपको अगर सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं, उनको लगता है कि आपको इनकी रिक्वायरमेंट है, तो यू हैव टू टेक दीज सप्लीमेंट्स। इसके अलावा सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो आपने अपने आप को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में 15 मिनट 20 मिनट के लिए सनलाइट में जरूर बैठना है, सन बाथ जरूर लेना है। और अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड के थ्रू आपके बेबी के पास जा सकते हैं वाया प्लेसेंटा, एंड इट मे हार्म ग्रोथ ऑफ योर बेबी। लास्ट इज वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन होने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो काफी हाई स्पीड से होने लगती हैं, और कई बार आपका बेबी उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। और नॉट ओनली वायरल इन्फेक्शन, आपने किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है। आपने अपने भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना, आपने जो पब्लिक यूरिनल्स हैं उनको यूज नहीं
नहीं करना, क्योंकि कई बार आपको पब्लिक यूरिनल से भी यूटीआई आ सकता है और आप मार्केट में भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो वहां से आपको कोल्ड कफ के साथ साथ कोई वायरल इन्फेक्शन भी आ सकता है, तो जिसकी मेडिसिन आपको फिर लेनी ही पड़ेगी। और जब आप मेडिसिन लेंगे और अगर आपकी कम पोटेंसी से वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर्स को उसकी पोटेंसी इंक्रीज करनी होगी। और जब आप हाई पोटेंसी की टैबलेट लेंगे तो डेफिनेटली वो वाया प्लेसेंटा आपके बेबी तक जाएगी और हो सकता है आपका बेबी उतनी पोटेंसी को टॉलरेट ना कर पाए और वो उसमें किसी ना किसी तरीके की कोई डिफॉर्मेलिटी क्रिएट कर दे, तो आपने इन सब चीजों से बचना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जिसको हम कहते हैं जन्मजात या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, तो इनसे आपने अपने बेबी को कैसे बचाना है। आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन so that I can solve your queries also. Thank you very much. All the very best. All the very best.